Good morning student, welcome to my channel Chemistry Classes by Pooja Kaushik. So this is a lecture number 5 of the topic Some Basic Concept of Chemistry. बच्चे in this very lecture we are going to discuss about different types of masses. What different types of masses? बहुत ही minute terms हैं but बहुत ज़्यादा important है और हर चीज़ का एक प्रॉपर सिग्निफिकेंस है. दैट मीन्स अभी तक बच्चे हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कहाँ हमें वेट किसी भी एलिमेंट का अगर हमसे मास पूछता है, एटॉमिक मास पूछता है या मोलिकुलर मास पूछता है, वहां हमें वो टर्म यू अप्लाई करनी है या टर्म जी यूज करनी है. दैट मीन्स वेदर यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट्स इन यूनिट मास और इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राम. तो आज वही चीज डिस्कस करेंगे. एक एक टर्म को बहुत ध्यान से समझना. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले बात आती है बच्चे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानने के बारे में. दैट मीन्स एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे लेकिन उनके मास को कैसे कैलकुलेट आउट किया जाए. देखो बच्चा, एलिमेंट जो एटम होते हैं ना वो बहुत स्मॉल होते हैं. दैट मीन्स उसका मास जो होता है वो बहुत कम होगा. आप तराजू में तो उसे तोल नहीं सकते. दैट मीन्स यू नीड समथिंग, कोई ना कोई रेफरेंस तो चाहिए जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करें बच्चे, किसी चीज का वेट कर सके. जैसे कि हम जब केजीज में बात करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, मेजरमेंट्स होती हैं केजीज की. एक साइड वेट पुट ऑन किया जाता है, दूसरी साइड हम किसी भी थिंग को मेजर कर सकते हैं कि वो 1 kg है या 1 kg नहीं है, जैसे तराजू में करते हैं. बट अब एटम के केस में वो रेफरेंस क्या होगी. देखो एटम के केस में रेफरेंस भी तो सेम ही होनी चाहिए. दैट मीन्स एटम को विद रिस्पेक्ट टू एटम ही तो हम वे कर सकते हैं ना बच्चे. ऐसा तो नहीं है कि मैं एटम और साइड में 1 किलो रख दूंगी तो 1 किलो के विद रिस्पेक्ट टू तो एटम का मास ही कुछ नहीं आएगा. मेजरमेंट इज गोइंग टू बी जीरो. दैट मीन्स रेफरेंस क्या होगी, कोई ना कोई एलिमेंट ही होगा. तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने जो रेफरेंस दी थी बच्चे, बोली थी ऑक्सीजन एटम के विद रिस्पेक्ट टू. किसके विद रिस्पेक्ट टू, ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट टू. लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या है, जब उन्होंने ऑक्सीजन को रेफरेंस लेके बाकी जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल के, उनका जब वेट निकालना चाहा तो बच्चे वो फ्रैक्शंस में आया. क्या आया, फ्रैक्शन. यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपको क्या करना पड़ा, बार बार पॉइंट्स में आपका वेट आ रहा है. तो सबको याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे क्या हो गए बच्चे, कैलकुलेशन. लेकिन वहीं जब उन्होंने कार्बन 12 यानी कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं ना बच्चे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. तो जब उन्होंने कार्बन 12 का आइसोटोप लिया बच्चे, तो उन्होंने देखा कि कार्बन 12 को अगर हम रेफरेंस रखते हैं तो उस रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनका जो वेट आ रहा है बच्चे वो क्या है, लगभग रियल यानी कि लगभग क्या है, होल नंबर के विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है. दैट मींस इजी टू मेमोराइज. तो उन्होंने रेफरेंस ऑक्सीजन से कहां चेंज कर दी बच्चे, रेफरेंस चेंज कर दी गई कार्बन 12 आइसोटोप की तरफ. अब कार्बन 12 आइसोटोप तो है, मान लो मैंने कोई भी एक एटम ले लिया कार्बन का, समझ रहे हो बात, कार्बन लिया मैंने. अब ध्यान से सुनना, उस कार्बन में इन्होंने क्या किया बच्चे, सपोज करो कि हमारे पास एक कार्बन है, उस कार्बन के क्या कर लिया हमने, 12 हिस्से कर लिए. क्या कर लिए, उस कार्बन को किसमें डिवाइड कर लिया, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. किसमें बच्चे, 12 पार्ट्स में. और उस 12 पार्ट में से एक पार्ट का जो वेट था उसको कितना माना गया बच्चे, 1 पार्ट के वेट को कितना माना गया, 1 AMU. जैसे बेसिक यूनिट केजी होती है वैसे ही हमारी केमिस्ट्री में जो वेट के लिए बेसिक यूनिट चलेगी बच्चे, एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए वो क्या चलेगी, AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा कार्बन था उसके जो 12th पार्ट है, 12 हिस्से किए, जो 12th पार्ट था उसका वेट किसके इक्वल कर दिया हमने रेफरेंस में, 1 AMU के इक्वल कर दिया. वेरी गुड. तो अब मतलब क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से. अब किसी भी चीज के अगर 12 पोर्शन में आप उसे डिवाइड कर रहे हो और एक पोर्शन को आप 1 AMU कह रहे हो तो कार्बन 12 का मास कितना हो जाएगा बच्चे, 1 AMU. एक पोर्शन का मास, टोटल पोर्शन 12, तो टोटल क्या हो गया, 12U. यानी कि कार्बन का जो हम हमारे हिसाब से अब जो हम इसका मास लेते हैं बच्चे वो क्या ट्रीट करते हैं, दैट इज 12U. U जो है वो AMU को ही रिप्रेजेंट करता है. आप AMU लिख सकते हो, दैट इज 12 AMU या फिर 12U. यूनिट एक ही बात करते हैं. यानी कि जब मैं एक एटम के बारे में बात कर रही थी तब मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ U. याद रखना यहाँ पे ये बात. ओके, दैट मीन्स मास ऑफ कार्बन 12 इज 12U. यहाँ तक समझ में आया. 12 पार्ट किए, 12 पार्ट में से एक पार्ट का मास को क्या बोला गया, 1 AMU बोला गया. अब इस 1 AMU के बच्चे कोई ना कोई तो नंबर रहा होगा. इस 1 AMU की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, दैट इज 1.66056 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम्स. क्या होती है, 1.66056 10 raised to the power minus 24 ग्राम्स.
याद करने की जरूरत नहीं है बच्चे, बस पता होना चाहिए। अब 1 AMU को डिफाइन करना हो तो मैंने क्या बोला, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 बाय में 12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। समझ में आया कि 12 हिस्से थे, 12 हिस्से में से जो एक हिस्से का मास था किस एलिमेंट का, कार्बन के 12 एलिमेंट का, उसे क्या बोला गया, 1 AMU बोला गया। समझ में आई। जैसे कि एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन के 12 पार्ट्स कर दिए, 12 पार्ट में से जो एक पार्ट है बच्चे उसका वेट क्या है, 1 AMU वेट है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये है। अब हमें ये पता लग गया कि कार्बन 12 का इटसेल्फ वेट कितना बच्चे, 12U। ये पता लग गया कि 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, ये वाली। अब जितने भी एलिमेंट्स थे उनका जो भी वेट था, अगर मुझे उसे AMU में कन्वर्ट करना है तो मुझे उन एलिमेंट्स के वेट को बच्चे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 AMU की यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब मैंने जो एलिमेंट का वेट था, सपोजिटली फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ बच्चे, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, एक एटम का वेट निकला कितना बच्चे, 1.6736 10⁻24 ग्राम्स। अगर अब मुझे इसे किसमें कन्वर्ट करना है, AMU में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर दूंगी बच्चे, 1 AMU की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा आंसर क्या आया, 1.008 AMU। That means the mass of hydrogen atom, one atom is equals to what, 1.088 AMU, or you can say that 1.088 U। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो कार्बन का पता लग गया, हाइड्रोजन का पता लग गया कि अप्रोक्सीमेटली हम इसे क्या ले लेते हैं बच्चे, 1U के विद रिस्पेक्ट टू ले लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली जब ऑक्सीजन का किया गया, ऑक्सीजन का जो एक्चुअल मास था उसको डिवाइड किया जब AMU की यूनिट से, तो वैल्यू क्या आई, 16U। हाइड्रोजन में 1U, कार्बन 12U। अब इसी तरीके से AMU की रेफरेंस लेके, जो AMU कार्बन 12 से आया था, उससे हमने जितने भी हमारे एलिमेंट्स नोन है 118, उनका क्या निकाल लिया बच्चे, एटॉमिक मास निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एटॉमिक मास निकाल लिया। वेरी गुड। तो अब बच्चे इसको आप एटॉमिक मास भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो रिलेटिव क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसकी, रिलेटिव मतलब होता है बच्चे किसी के रेफरेंस में। दैट मींस यहाँ रिलेटिव टर्म किसके लिए है, जो हमने रेफरेंस क्या ली थी, कार्बन 12 का आइसोटॉप लिया था। तो समझ में आई बात कि एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का जो मास था वो AMU था, और हमने सभी एलिमेंट्स को किसमें वो कर लिया बच्चे, कन्वर्ट, उनके मासेस को AMU में कन्वर्ट कर लिया। इसीलिए हमारे जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस आपको वहां दिए हुए हैं बच्चे, वो किसके, किस यूनिट्स में दिए जाते हैं, U में दिए जाते हैं। किसमें, U, एटॉमिक मास यूनिट में दिए जाते हैं। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट क्या बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो एटॉमिक मास निकल गया, समझ में आता है। अब मुझे एवरेज एटॉमिक मास क्यों निकालना पड़ा, ध्यान से सुनो बच्चे। एक एलिमेंट जो है वो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अभी मैंने किसकी बात की थी, आइसोटॉप्स की बात की थी। आइसोटॉप्स क्या होते हैं बच्चे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यही कार्बन का ही ले लेते हैं, हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, दैट मींस हियर 6C12, 6C13, 6C14 दे आर द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। अब बच्चे कार्बन 12 का 12U आया, कार्बन 13 का सपोजिटली अप्रोक्सीमेटली 13U, 14 का 14U, तभी तो ये मासेस ऐसे लिखे गए ना, समझ रहे हो ना। यानी कि हमने कार्बन का कंपाउंड लिया, तो हमने देखा कि जब मैंने कार्बन लिया एक सैंपल, तो उसमें कार्बन का मास जो आया इस पूरे प्रोसेस से क्या आया, 12U। दूसरा कार्बन कंपाउंड लिया, उसमें 13U आ रहा है बच्चे, थर्ड लिया तो उसमें 14U आ रहा है। इसका मतलब कार्बन का मेरे पास कोई भी एक कांस्टेंट वेट आ ही नहीं रहा, समझ रहे हो। यानी कि आप सैंपल वे कर रहे हो अलग अलग, 3 सैंपल लिए, तीनों सैंपल में कार्बन का वेट अगर अलग आ रहा है, दैट मींस हमारे पास कोई एक बेसिक चीज तो आ नहीं रही। ये अलग अलग क्यों आया, बिकॉज ऑफ इट्स आइसोटॉप्स एग्जिस्टेंस। उस एलिमेंट के आइसोटॉप एग्जिस्ट करते थे, इस वजह से उसके मासेस डिफरेंट है। अब मुझे अगर एवरेज निकालना होता है तो मैं क्या करती हूँ बच्चे, एवरेज निकालने के लिए सिंपल, अगर मैं क्या करूंगी, अगर मुझे इनका एवरेज निकालना होगा तो हम क्या करते थे, ऐड करके डिवाइड बाय नंबर्स कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा बच्चे, देखो जब मैं आइसोटॉप्स की बात करती हूँ तो आइसोटॉप्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो ये कि जब आइसोटॉप्स, अगर मान लो ये 3 आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं हमारे पूरे के पूरे नेचर में, ये 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं कार्बन के,
इन तीनों की अबंडेंस, अबंडेंस मतलब नेचर में एग्जिस्टेंस, नेचर में एग्जिस्टेंस कभी भी इक्वल नहीं होती। दैट मीन्स अगर ये तीन एग्जिस्ट कर रहे हैं ना बच्चे, तो अगर आप समझो कि 33.3%, 33.3% एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। सबकी इक्वल एग्जिस्टेंस नहीं होती। कार्बन 12 आइसोटॉप ज्यादा स्टेबल है, कार्बन 13 उससे कम स्टेबल है, और कार्बन 14 बहुत कम स्टेबल है। दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑल्सो मैटर्स, और नेचर में वही चीज एग्जिस्ट करती है अबंडेंस में जो क्या होती है बच्चे, स्टेबल होती है। दैट मीन्स कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 की जो नेचुरल अबंडेंस होगी तीनों की, वो क्या होगी, डिफरेंट। लाइक नाउ सी, कार्बन 12 की जो नेचुरल अबंडेंस है, यानी कि जितना भी कार्बन हमारे पूरे के पूरे अर्थ पे प्रेजेंट है, उसका 98.89% क्या है, कार्बन 12 है, जिसका एटॉमिक वेट जो हमने ऊपर निकाला क्या था बच्चे, ये यू में है, ठीक है, 12 यू है। जब कार्बन 13 देखा गया तो नेचर में जितना भी कार्बन है उसका कितना परसेंट, 1.108%। कौन सा आइसोटॉप है बच्चे, कार्बन 13, और इस कार्बन 13 का मास क्या है, 13.00335 यू, या फिर अप्रोक्सीमेटली आप 13 यू ले सकते हैं। जब कार्बन 14 की बात की गई बच्चे, कार्बन 14 नेचर में कितना प्रेजेंट है, ये बहुत ही माइन्यूट, नियर टू नेग्लिजिबल अमाउंट प्रेजेंट होता है। दैट इज 2 into 10 raised to the power minus 10, that means 0.000002, यानी कि कितने कम परसेंटेज में वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। बट हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द सब्जेक्ट साइंस। ओके, तो नेग्लेक्ट नहीं होगा, एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में एग्जिस्ट करे, यू हैव टू कंसिडर। तो इनका वेट क्या था बच्चे, कार्बन 14 का, दैट इज 14.00317। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, जितने वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाय जितना उसका वेट है, यानी कि जब मैं इसकी एवरेज निकालूंगी बच्चे कार्बन की, मैं जब एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे हम किसका, कार्बन एटम का, तो मैं तीनों आइसोटॉप्स की नेचुरल अबंडेंस को उनके रिस्पेक्टिव मासेस से मल्टीप्लाई करके क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। मतलब 98.89 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दिस वन। Second, 1.108 multiplied by 13 point this value 0035, 2 into 10 raised to the power minus 10 multiplied by this. The answer is going out to be 12.011 U। इसीलिए जो कार्बन का हम जो मास लेते हैं वो क्या लेते हैं, 12 U लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 12 U सिर्फ और सिर्फ कार्बन 12 के लिए था, नहीं, ये 12 U जो एवरेज निकला है मास, उसमें इन तीनों ही आइसोटॉप्स के मास इंक्लूडेड हैं। लेकिन ये 12 के पास क्यों आया बच्चे, क्योंकि कार्बन 12 की नेचर में अबंडेंस सबसे ज्यादा है, 98.89, यानी कि नियरली 99% क्या है, कार्बन 12 ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसका जो एवरेज होगा वो भी तो कार्बन 12 की तरफ होगा। समझ रहे हो। सिमिलरली आप हाइड्रोजन का ले सकते हो, हाइड्रोजन में क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन होता है बच्चे, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है। इनकी जितनी नेचर की अबंडेंस होगी रिस्पेक्टिव देयर मासेस, तो मैं क्या निकाल लूंगी, एवरेज एटॉमिक मास निकाल दूंगी। क्या निकालेंगे बच्चे, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। वेरी गुड। जो मैंने बात बोली थी ना कि बच्चे एटॉमिक मास लिस्टेड होता है, हम उसे ये भी कह सकते हैं वन स्टेप फर्दर, एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट में, तो ये बोलेंगे कि जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में मासेस एनलिस्टेड है वो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास एनलिस्टेड है। क्या एनलिस्टेड है बच्चे, एवरेज एटॉमिक मास। वेरी गुड। नाउ दिस द मॉलिक्यूलर मास। अब देखो जब एटम्स कंबाइन होते हैं, हम क्या बोल रहे थे बच्चे, जब हमने एटम और मॉलिक्यूल के डिस्टिंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था, व्हेन एटम्स कंबाइन दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ये भी हो सकता है बच्चे, दिस इज अ मीथेन, क्या है ना, मीथेन। ऐसे ही हमने क्या किया था, H2 plus half of O2, two atoms from the different elements leads to the formation of what, compound। अब देखो एटम के बारे में बात कर ली, सिंगल एटम के बारे में कि मास कैसे निकाला, एवरेज मास कैसे निकाला, एलिमेंट तक चले गए। अब बात आ जाती है बच्चे जो कंपाउंड थे, कंपाउंड का मास कैसे निकालोगे, सिंपल, हाइड्रोजन का मास पता है, हाइड्रोजन का मास पता, तो H2 का मास क्या होगा, दोनों को ऐड कर दोगे। कार्बन का मास पता है, 4 हाइड्रोजन का मास पता है, क्या हो जाएगा, मीथेन। यानी कि जब भी मॉलिक्यूलर मास निकालना है, बहुत सिंपल, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल मिलता है किससे, एटम से। इसमें क्या एटम है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जितने भी उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका जो हमारा मास होता है, यानी कि कौन सा मास, एवरेज एटॉमिक मास होता है, उसको क्या कर देंगे, सिंपल ऐड।
कार्बन का क्या था 12.011, बच्चा भी यही निकाला ना, इट्स 12.011 U, यहीं पे हमने फाइंड आउट किया अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CH4 मीथेन का अगर मुझे जब मॉलिक्यूल के मास की बात आती है तो टर्म हो जाती है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चे, एडिशन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। CH4 में क्या है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के मास को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, जो ओवरऑल निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारा मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। नेक्स्ट जो है बच्चे वो है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास देखो दोनों में मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को निकालने का तरीका, दैट मींस हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास एंड द फॉर्मूला मास, द प्रोसेस इज सेम फॉर बोथ। दोनों के निकालने का तरीका एक ही है कि जितने भी जो भी उसमें एटम एग्जिस्ट करते हैं आप उनका एवरेज एटॉमिक मास लोगे और ऐड कर दोगे। लेकिन टर्म क्यों बदल गई, यहाँ पे फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास दो अलग अलग टर्म्स क्यों यूज हुई। ध्यान दो बच्चे, जब भी फॉर्मूला मास लिखा जाएगा तो फॉर्मूला मास हमेशा बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स की। किसकी बात करेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स की। यानी कि जब तक आप कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का अगर मास निकाल रहे हो तो आप बोलोगे मॉलिक्यूलर मास, लेकिन जब आप आयनिक कंपाउंड्स में डील करते हो तो मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलते हैं बच्चे, फॉर्मूला मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द मोलर मास। देखो मोलर मास, मोलर और मॉलिक्यूलर इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल का मास, मोलर मास। अब देखो मोल कंसेप्ट समझ लो थोड़ा सा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट। देखो मोल कंसेप्ट में क्या होता है बच्चे, अब जब हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल 6.022 10⁻23 क्या होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। देखो मोल कंसेप्ट क्या था, अब अगर मैं जैसे मैंने बात की थी बच्चे केजी की बात कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं यूनिट्स की। अब केमिस्ट्री में क्या यूनिट लिया, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, यानी कि मुझे मैंने कोई कंपाउंड लिया, कंपाउंड पाउडर फॉर्म में था, मैं कैसे पता लगाऊं कि बच्चे इसमें मेरे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे मेरी रिएक्शन में, मुझे क्या पता। तो कैसे कैलकुलेट करो, जो चीज दिख नहीं रही आप उसे काउंट तो नहीं कर सकते। तो हमने क्या एक टर्म निकाली बच्चे, सिंपल मोल। मोल क्या था, मोल को डिफाइन कर दिया कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस हम किसे बोलेंगे, जिसमें 6.022 10⁻23 क्या होंगे, उस मॉलिक्यूल के एटम या फिर आयंस होंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसा निकलता है, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बच्चे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, जिसके भी वो मोल्स निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करती हूँ, अभी बताया था वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 + 16 दैट इज 18U। और अगर मैं बोलूँ बच्चे मैंने 180 ग्राम लिया, मैंने जो था वाटर जो था मैंने 180 ग्राम सैंपल लिया, तो मतलब कितने मैंने मोल्स लिए वाटर के, कितने मेरे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, यानी कि 180 ग्राम पानी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। कैसे कैलकुलेट करा कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। मोल्स कैसे निकला बच्चे, जितना मेरा गिवन वेट था डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट, यानी कि कितने मोल्स है, 10 मोल। अब देखो एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 10⁻23, 10 मोल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10 × 6.022 × 10⁻23। तो मोल कंसेप्ट बहुत यूजफुल है। मोल कंसेप्ट में क्या बात याद रखनी है, एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जो मुझे गिवन वेट यानी कि जितना भी मैंने सैंपल का वेट लिया डिवाइडेड बाय उसका अभी जो हमने क्या निकाले हैं बच्चे, उसका मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, डिपेंडिंग कि वो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि एटम्स की बात कर रहा है। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया 10 मोल्स। अब जब मुझे ये पता है कि एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं वाटर के, तो 10 मोल्स में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो ये आ गया ना बच्चे 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये होता है क्या हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। अब तो जैसे मैंने मॉलिक्यूल की बात की, अगर मैं बच्चे हीलियम की बात करते हैं, देखो हीलियम जो होता है वो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 2 यूनिट्स। अगर मैं कहूँ कि बच्चे मैंने 4 जो था मैंने क्या लिया बच्चे 4 ग्राम की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं किससे इसको डिवाइड कर रही हूँ, यानी कि गिवन वेट डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स मैं कितने मोल्स की बात कर रही हूँ, 2 मोल्स की।
एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 into 10 raised to the power 23, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे दैट इज 12.044 into 10 raised to the power 23। तो अब बात आई बच्चे मोलर मास की। मोलर मास का मतलब क्या, मोलर यानी कि मोल। अब मैंने कोई भी सैंपल लिया, जैसे कि वाटर था, वाटर के 1 मोल का मास कितना होगा, ये क्या कहलाता है, मोलर मास। क्या कहलाता है, मोलर मास। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसके 1 मोल का कितना मास है, उसे क्या बोलते हैं, मोलर मास। ये तो होगी बच्चे डेफिनेशन। अब सिंपल समझने की कोशिश करो। अभी मैंने जब वाटर का तुम्हें मॉलिक्यूलर मास बोला था, तो तुमने क्या बोला था, 2 यूनिट्स प्लस 16 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 18 यूनिट्स। जब हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब मैं बोल रही हूँ बच्चे कि मैं एक मोल की बात कर रही हूँ। अब अगर मैं 1 मोल की बात करती हूँ, तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 6.022 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब भी हम 1 मोल के बारे में जाते हैं, तो यहाँ जो ये 18U होता है बच्चे, ये 18G यानी कि 18 ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है 18 ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रही है बात। दैट मीन्स जब भी हम मोलर मास की बात करेंगे, वो होता तो सिमिलर टू क्या है, जो हमने अपना एवरेज एटॉमिक मास निकाला था, लेकिन या फिर जो मॉलिक्यूलर मास निकाला था, जिसकी भी बात हो रही है, लेकिन वहां क्या चेंज कर देंगे, यू की जगह जी रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे ही अगर हीलियम के मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चे एक ही मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, तो वेट होगा 2 यूनिट यानी कि 2U यूनिफाइड मास, यू कैन सी दैट। और अगर मैं 1 मोल की बात करती हूँ, द यूनिट इज 2G, दैट मीन्स द यूनिट इज ग्राम। तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप टर्म में U रिप्रेजेंट कर रहे हो मासेस के बाद, इसका मतलब क्या है, आप एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल के बारे में, बच्चे हीलियम तो एटम होता है ना, दैट मीन्स एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसमें G रिप्रेजेंट करते हो, तो आप क्या बात कर रहे हो, आप मोलर मास की बात कर रहे हो, जिसमें हमारा क्या होते हैं, 1 मोल ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, 1 मोल होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, G। समझ में आ गई बात। अब आगे नेक्स्ट क्या है बच्चे हमारे पास, देखो यहाँ देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल वाटर 2 + 16 18 ऑफ ग्राम। G लगाया तो मतलब 1 मोल, U लगाया तो मतलब वाटर इज अ मॉलिक्यूल, तो मतलब 1 मॉलिक्यूल। हीलियम में 2G लगाया तो मतलब 1 मोल ऑफ हीलियम, बट 2U लगाया तो मतलब एक एटम के हीलियम, यानी कि एक एटम हीलियम का मास क्या, 2U। एक मोल हीलियम का मास क्या, 2 ग्राम्स। ओके, अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या है बच्चे, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास वन एंड द सेम थिंग, मैग्नीट्यूड सेम है। समझने की कोशिश करो, ग्राम एटॉमिक मास, नाम से समझ में आ रहा है, एटॉमिक मास निकाल चुके, उसी एटॉमिक मास को ग्राम्स में इक्वल कर दो, तो वो क्या हो जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि हाइड्रोजन का 1.088 यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था। अब अगर इसको रिप्रेजेंट करूं 1.088 ग्राम्स, समझ रहे हो, तो 1.088 ग्राम क्या है, इसका ग्राम एटॉमिक मास भी है। सेकेंडली जब G लग जाता है तो किसके बारे में बात करते हैं बच्चे, 1 मोल के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये इसका क्या है, ये इसका मोलर मास भी है। तो अब ये जो सिंपल टर्म्स थी, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपने रेफरेंस क्या लिया, दैट इज कार्बन 12 आइसोटोप। 1 AMU क्या होता है, जो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट था, यानी कि एक हिस्से, 12 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्से का जो वेट था उसको AMU कह दिया। सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का मास वैसे ही निकाल दिया, लेकिन आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते थे तो हमें उनकी एवरेज निकालनी पड़ी। एवरेज कैसे निकली, जो जितना अबंडेंस में एग्जिस्ट कर रहा है वो उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि उनकी नेचुरल अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय देयर एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या, जब आप मॉलिक्यूल के बारे में डील कर रहे हो, एटॉमिक मास जो जो एटम उसमें एग्जिस्ट करते हैं उनके एटम के मास को ऐड कर दोगे तो क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला मास, जब हम आयनिक कंपाउंड्स में चले जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो उसका नाम क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला मास। मोल कंसेप्ट में 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम, 6.022 10 raised to the power 23 एटम्स। और मोल्स कैसे निकालते हैं, जो हमने मास लिया किसी सैंपल का डिवाइडेड बाय जितना उसका क्या है, हमारा एटॉमिक मास है, अगर एटम की बात चल रही है लाइक हीलियम। मॉलिक्यूलर मास है अगर मॉलिक्यूल की बात चल रही है लाइक वाटर। फिर मॉलिक्यूलर मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास। 18G लिखा तो 1 मोल ऑफ वाटर की बात की, 18U लिखा तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात की। ग्राम एटॉमिक मास
जब हमारा जो एवरेज एटॉमिक मास होता है जो यू की फॉर्म में था, जब हमने उसे जी में लिख दिया, या फिर मैं कहूँ कि जो मेरा मोलर मास था वही मेरा क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया। समझ में आया बच्चे? ये मास के टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर अब नहीं समझोगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यू क्यों लगा रहे हैं, जी क्यों लगा रहे हैं। बच्चे 12th पास आउट कर जाते हैं बट जी और यू का डिफरेंस नहीं समझ पाते। तो ये जी और यू का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना कि कहाँ जी लगाना है, कहाँ यू लगाना है, कहाँ एवरेज की बात हो रही है, कहाँ रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बच्चे आज का लेक्चर था, जो है आपका लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट मासेस के बारे में बताया। ओके, थैंक यू।